चलिए देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा था, हम लोगों ने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या है, या ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ में एक एक्सप्रेशन निकाला था V/I इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की टोटल वैल्यू क्या बताई थी, NE² टाउ अपॉन M अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया। बताओ क्या होता था एक्सप्रेशन, आप बताओ ज़रा सा, क्या निकाला था। M अपॉन NE² टाउ इंटू L/A, ये निकाला था, हाँ पक्का। और इसी कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कंपेयर किया था V/I इक्वल टू R से कंपेयर करना था। देखो ये हम लोगों ने डेरिवेशन करके निकाला था कि एट कांस्टेंट फिजिकल क्या होगा, जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट आएगी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों कांस्टेंट होगा। अगर ये तीनों कांस्टेंट होगा तो हमारा n कांस्टेंट होगा, हमारा टाउ कांस्टेंट होगा, मास तो कांस्टेंट होगा ही होगा, L और A भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा तो ओवरऑल ये सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था, ओम्स ने रेजिस्टेंस दिया था। क्लियर है। और हम लोग एक नॉर्मल फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं, V/I इक्वल टू R इक्वल टू क्या पढ़ के आए हैं। अगर कंपेयर किया जाए दोनों इक्वेशन को, ये और ये हम लोग कंपेयर करें, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर में हमको रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो R के लिए यहाँ पे क्या निकल आया, M अपॉन NE² टाउ इंटू L/A। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। हाँ, अब ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस की बात करा जाए, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एकदम बेसिक फिनोमेना समझो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमने क्या बताया था, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा तेज मूव करेगा, और ज़्यादा तेज मूव करेगा तो उसके जो आयन से वो कोलाइड करता था, यानी उनके बीच उसका जो रिलैक्सेशन टाइम था टाउ, वो क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई तो वो यहाँ से और यहाँ के डिस्टेंस को क्या करेगा, जल्दी कवर करेगा। जब जल्दी कवर करेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। मगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ समझना, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बॉन्ड भी क्या होंगे, ज़्यादा ब्रेक होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ज़्यादा ब्रेक होंगे। यानी ध्यान देना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर n की वैल्यू बढ़ती है और टाउ की वैल्यू घटती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर n की वैल्यू बढ़ती है और टाउ की वैल्यू घटती है। अब सुनो ध्यान से, यानी यहाँ पे देखा जाए, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हम लोग इस नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके लेंथ और एरिया में कोई खास फर्क नहीं आता, तो इसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये भी कांस्टेंट हो गए। यानी R हमारा किस पे डिपेंड करता, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ये कांस्टेंट होता ही होता है। यानी R हमारा डिपेंड कर रहा था या तो 1/n पे या फिर 1/टाउ पे। क्लियर है। हमने बोला टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होगा, बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो टाउ है, टाउ बहुत ज़्यादा घट जाता है कंपेयर टू n जितना बढ़ता नहीं उसके कंपेयर में टाउ बहुत ज़्यादा घटता है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। क्यों, बात समझो, अगर आपका मान लीजिए सरफेस है, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने की एक लिमिट होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लिमिट में इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा। और आप ऐसा नहीं कि सर्टेन टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे कि हर एटम ब्रेक करने लगेगा, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हमारा जो भी सब्सटेंस है वो मेल्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो n की क्या होती है, n इंक्रीज करता है तो उसकी एक लिमिट होती है, मगर टाउ क्या होता है, टेम्परेचर साथ इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। जब टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या मिल गया? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? नोट करिए, यहां से नोट करना, यहां तक लिख रखे थे, यहां से नोट कर लेना। चलो देखिए, ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत था? ठीक, इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसा बता, ध्यान देना। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक ग्राफ ये बनता है, ये बनता है कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक ग्राफ ये बनता है, ये बनता है सेमी कंडक्टर के लिए। यानी सेमी कंडक्टर केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना और, फॉर सेमी कंडक्टर on increasing temperature resistance decreases। इसको बना लीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन में कई बार ये ग्राफ सीधा पूछा गया है, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में। इसके बाद एक्सप्रेशन डालिएगा, एक्सप्रेशन फॉर I इक्वल टू NeAVD। I इक्वल टू NeAVD। हो गया? ग्राफ में डाल दो, ये डाल दिया हेडिंग, एक्सप्रेशन फॉर I इक्वल टू NeAVD। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करा, एक कंडक्टर कंसीडर करा। इस कंडक्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V। इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण हमारे कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, वो क्या है, E। कोई डाउट यहाँ पे? अब जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो हमारे जितने इलेक्ट्रॉन थे उन सारे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, जिसके वजह से ये सारे के सारे एक एवरेज, सारे इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक, तो सिंपल सा कंसीडर, ध्यान दीजिएगा, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। कोई डाउट यहाँ पे? क्रॉस सेक्शन एरिया A, N be the number of electron per unit वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक, अब ध्यान देना। नाउ
नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, therefore distance traveled by an electron in time t इक्वल टू क्या आ गया, VDT। ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर में क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे बैटरी लगाया, इस बैटरी वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और जो वेलोसिटी उसकी है उस वेलोसिटी को हमने क्या कहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। अब आप ये बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यही तो आएगा, बोलो। तो अभी बताइए स्पीड यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो एवरेज स्पीड कितनी एक्वायर करा, VD। तो T टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, VD इंटू T। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। तो वही मैंने लिखा कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लें तो वो एक एंड से T सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस चलेगा, VD इंटू T। वही मैंने लिखा, कोई डाउट। अगर VD इंटू T डिस्टेंस चल रहा है तो T टाइम में ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर हम लेंथ में क्रॉस सेक्शन एरिया A का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। हाँ, अगर वॉल्यूम मिल जाएगा तो हमारे पास क्या N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हमको पता चल जाएगा कि T सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव करे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो कोई डाउट। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ये समझने के लिए था। तो आगे हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम किस वॉल्यूम में, देखो डिस्टेंस कितना था, VD इंटू T हमारा डिस्टेंस था, ठीक, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया है। इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हम N से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, N VD A इंटू T। कोई डाउट है, बोलो भाई। हमने क्या बोला, हमने यही बोला ना कि T सेकंड के अंदर ये इतना डिस्टेंस चला था, अगर इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर दे तो इतना हमको ये क्या मिल जाएगा, T सेकंड का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर हमारा N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हमने क्या कर दिया, इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता चल गया ना T सेकंड का कितना इलेक्ट्रॉन मूव किया। क्लियर हो गया, बोलो कोई डाउट। अब ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो हमको पता है सिंस Q बराबर क्या होता है, N ही होता है, N ही होता है। जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे। तो देयरफॉर चार्ज मूव्ड इन टाइम T टाइम में कितना चार्ज मूव कर जाएगा, इसी फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया है, N VD A इंटू T इंटू E। आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा NEA VDT लिखा जा सकता है। कोई डाउट, बोलो कोई डाउट है। अच्छा ध्यान देना, आप ये तो आपका टोटल चार्ज निकला है, क्या निकला है, चार्ज। हमको पता है सिंस करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। बस इस Q की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू T से T कैंसिल होगा, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, NEA VD। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें आपको, हाँ चलिए नोट करिए। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई डाउट बोलिए। अब आगे लिखिए, एक्सप्रेशन फॉर J इक्वल टू सिग्मा जी, J इक्वल टू सिग्मा E, J इक्वल टू सिग्मा E। इसी को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
क्लियर है? ठीक, देखो उसको इसको करने से पहले एक छोटा सा टर्म है जो बताना भूल गया था, बता देता हूँ। करंट डेंसिटी, एक सब हेडिंग डाल देना, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है पहले समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर का इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रही है। करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। अब मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, तो क्रॉस सेक्शन याद करें हम लोगों ने पढ़ा था, एरिया वेक्टर पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पढ़ रहे थे। तो मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया वेक्टर कितना काम कर रहा है, डी ए। यहाँ से करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, आई। तो बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो। तो हमारा जो करंट डेंसिटी होता है जे, जे क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करें, ये होता है नॉर्मल करंट, नॉर्मल करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम ये कह दें इफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट नॉर्मल करंट, नॉर्मल करंट I flows through cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे इक्वल टू आ जाएगा आई अपॉन ए। कहने मतलब ध्यान देना, कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो कर रही है, वो करंट अपॉन वो क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मल करंट फ्लो कर रही है ना, नॉर्मल माने 90 डिग्री बना रही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या टर्म यूज किया गया, यहाँ भी यूज किया गया टर्म नॉर्मल करंट। क्लियर है? नॉर्मल करंट फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, देन करंट डेंसिटी इज आई अपॉन ए। क्लियर है? ठीक, ध्यान देना आगे। हमारी जो वेक्टर करंट डेंसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड, अगर आई निकालना हो या आई के टर्म्स में लिखना हो तो इसको लिखते हैं जे डॉट डी ए, यानी डॉट पर निकाला जाता है, ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन का। क्लियर है? अगर इंटीग्रल फॉर्म में पहुंचता है करंट डेंसिटी तो आपको क्या लिखना, आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। क्लियर हो गया? यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट ऑफ जे, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी जे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, करंट है अपॉन एरिया, यानी क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है आप पे? हाँ, इसको नोट करिए, फिर आगे हम डेरिवेशन कराते हैं फटाफट, थोड़ा स्पीड में करिएगा। हो गया? क्लीन कर रहा हूँ। हटा देना। चलो ध्यान दीजिए, अब हम लोग को बात करना था जे इक्वल टू सिग्मा ई की बात करना था। ठीक, अब आपका एक्सप्रेशन याद आना, हर 2 साल पे 3 साल पे आपका 2 नंबर में पूछा है घूम फिर के। इसके मैंने बता दिया, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या सीधा पूछेगा जे इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, अब ध्यान देना, जहाँ पे जे क्या है थोड़ा जान लो। जे क्या है, अभी जो मैंने पढ़ा है क्या है, करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। क्या होती है, कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी होती है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमको डेरिवेशन करना सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंस वी नो, हमको पता है आई स्क्वायर टू, अभी हमने डेरिवेशन क्या किया था, एन ई ए वी डी किया था, एंड जे स्क्वायर टू क्या पता है, जे स्क्वायर टू पता है आई अपॉन ए। अगर आई की वैल्यू यूज किया जाए यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो जे स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, ए से ए डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, एन ई बी डी, ये बचेगा। बोलो, इक्वेशन नंबर 2, सिंस वी ऑल्सो नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी स्क्वायर टू क्या पढ़े थे, याद करिए, ओम्स लॉ का जब डेरिवेशन कर रहे थे तो क्या पढ़ा था, ई अपॉन एम ए इंटू टाउ, यही पढ़ा था, बोले पढ़ा था। तो अगर ये पढ़ा था तो इक्वेशन 2 हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगा जे स्क्वायर टू एन ई वी डी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ई अपॉन एम ए इंटू टाउ। कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा, ध्यान देना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जे स्क्वायर टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इंटू ई, लिखा जा सकता है। हाँ, इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। ध्यान देना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस हम पढ़ चुके हैं आर स्क्वायर टू क्या पढ़ चुके हैं, आर स्क्वायर टू पढ़ चुके हैं एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एल बाई ए, यह रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था। एंड ऑल्सो वी नो, हम ये भी जानते हैं कि आर स्क्वायर टू, हम ये भी लिखते हैं, क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर इन इक्वेशन को कंपेयर कर दें, अगर इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको पता है कि रो स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर टू आ जाएगा एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यही आएगा, हाँ या ना? तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, तो हमको पता है सिंस हमको पता है ये होता है, इसके कारण से ये रिलेशन आया, तो यूजिंग दिस वैल्यू हेंस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 4, इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या बन जाता है, इक्वेशन 4 बन जाएगा जे स्क्वायर टू, इसे यहाँ पे देखो उल्टा है ना, क्या लिख देंगे, 1 बाई रो इंटू ई, 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जे स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ई। क्यों? क्योंकि सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, या कह सकते हो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी। क्लियर है? हाँ, ये हमारा रिलेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में, ये, और ऐसे इसको लिख सकते हो जे स्क्वायर टू सिग्मा ए। अगर जब कहीं भी वेक्टर नहीं लगाया है तो लास्ट में लाके मत लगा देना, और लिख के इस तरह लिख देना। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? नोट करिए। चलिए, हो गया, यहाँ पे नोट हो गया। अब हम लोग कुछ बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशन है जो मैंने नहीं लिखवाई थी वो लिख लेते हैं। सबसे पहले डालो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और
specific resistance is known as conductivity. सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। यूनिट क्या आती है इसकी? यूनिट आती है ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर इनवर्स। दूसरा क्या आता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को शुरू करते हैं कैपिटल जी से। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is known as conductance. That is कैपिटल जी होता है 1/r। कैपिटल जी इक्वल टू 1/r। यूनिट होती है इसकी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या कहीं कहीं पे ये लिखा होता है MHO, ओम कॉल्डा मो, ये लिखा होता है। फिर आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम या फिर हमने आपको समझा के रखा था क्या कि हमारे किसी भी कंडक्टर में आयंस होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक आयन से टकराया फिर दूसरे आयन से टकराया, तो दो कॉन्सिक्यूटिव टक्कर के बीच में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या हो सकता है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल, कुछ भी कह लो। टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive collision of electron with ions is known as relaxation time. Is known as रिलैक्सेशन टाइम। फिर आता है आपका फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जो दो कॉन्सेक्यूटिव टक्कर हुआ तो कुछ दूरी चला होगा तो उसी दूरी को क्या कहते हैं? फ्री मीन पाथ। यानी डिस्टेंस covered by electron between two consecutive collision of electron is known as free mean path of electron। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको दिखाना भूल गया था, लिखा दिया है। और सारे डेरिवेशन को क्या करिएगा? एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ लॉ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेना। यहाँ तक कोई डाउट होगा, कोई चीज़ छूटा होगा तो एक बार रिमाइंड करा देना, ठीक है? आ गया ना सब समझ में? चलो।